गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम रजनीश सर, टारगेट अश्विन क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके हो रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपके पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इनमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 2022 में घोषणा हुई। अब आपको एक चीज याद रखनी है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन से नंबर के और किस सन में की फिल्मों के लिए? 2020 की फिल्मों के लिए। अब आपको ये याद रखना है 2020 की फिल्मों के लिए कौन से नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। इनके नाम देख लीजिए, ये थे 68वें। एक होते हैं राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, एक होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये 68वें फिल्म पुरस्कार थे। और ये आप पहले कब शुरू हुए थे, तो इसलिए एक तरीका है। अब 2020 में से आप अगर 68 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1952 प्लस 1, तो 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पुरस्कार की शुरुआत तो अब ये देखो, 68वें फिल्म फेयर वो फिल्म पुरस्कारों में से इनमें इस साल की 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी डिक्लेयर हुई? सोरारई पोर्टरो। ये बेस्ट मूवी रही है इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। और ये इस किस भाषा की फिल्म? तमिल भाषा में। और एक क्वेश्चन इस पे और याद रखिएगा, इसका डायरेक्टर कौन? का डायरेक्टर कौन? सुधा। सुधा कांगड़ा प्रसाद। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये अवार्ड मिला दो व्यक्तियों को। एक है अजय देवगन, कौन सी फिल्म के लिए? तान्हाजी के लिए। तान्हाजी फिल्म में इन्होंने काम किया। और एक दूसरे और इसी पे तथा सूर्या को, अजय देवगन तथा सूर्या को यह अवार्ड मिला। और अगर सूर्या ने किस फिल्म में काम किया, तो सोराराई पोर्टरू में काम किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। उसका नाम है अपर्णा बालमुरली। इसने भी इसी फिल्म में काम किया।
और आगे क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। ये 4-5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऑस्कर में होता है। तो ये है आपका सच्चिदानंदन के और इनकी फिल्म ए के अयप्पनम कोशिप्पू कोशियम्मू, और ये किस भाषा की फिल्म? मलयालम। मलयालम भाषा जानते हो किस राज्य की? केरल राज्य की भाषा मलयालम। तो ये कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में 5 क्वेश्चन आपको याद रखिए। सोरारे पोट्रू, अजय देवगन और सूर्या। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स अपर्णा बालमुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंदन याद रखिएगा, ठीक है। और ये थे 68वें 2020 के दिए गए। इससे आगे चलते हैं। एक फिल्मों पर एक और क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में घोषणा हुई, और किस फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई? 2020। और आप जानते हो ये दिया गया आशा पारिक को। आशा पारिक को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2020 का। अब अगर उसने पूछ लिया 2019 का, फाल्के पुरस्कार दिया गया था रजनीकांत को। रजनीकांत का रियल नेम शिवाजीराव गायकवाड़। गायकवाड़ को। और 2018 का दिया गया अमिताभ बच्चन को। अब अगर ये पूछे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में कौन से नंबर का, कौन से नंबर का, तो भाई याद रखिएगा। इनको निकालने का तरीका पूछेगा वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2019 का पूछ लेगा, काउंटिंग में दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यह याद रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1969 में हुई थी। और पहला व्यक्ति, पहली महिला भी यही थी और पहला भी हुई, पहला जो था देविका रोरिक रानी। तो इसीलिए याद रखिएगा 1969 का पूछ में पहली बार हुआ था, 2020 का पूछा है तो क्या करोगे आप? 2020 में से 1969 घटा दोगे। घटाने के बाद जो आए कितना आया? 51। फिर +1 करना है, 52वां।
तो याद रखिएगा, आशा पारिक को 52वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है आप जानते हो कितनी है? 10 लाख रुपए की राशि, 10 लाख रुपए, ठीक है। एक शॉल और कमल पट्टिका दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, इनका नाम फाल्के पुरस्कार क्यों किया गया? भारतीय सिनेमा के पितामह हैं। आप जानते हो कौन? धुंधीराज गोविंद फाल्के। इनके नाम पर ये पुरस्कार शुरू हुआ 1969 में। धुंधीराज गोविंद फाल्के, याद रखिएगा, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसके डायरेक्टर धुंधीराज गोविंद फाल्के थी, और ये फिल्म 1913 में आई थी। और अगर पूछे पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में, जिसके डायरेक्टर आरदेशिर इनारी। मैंने आपसे कहा डायरेक्टर थोड़ा सा फिल्म देखो, तो डायरेक्टर जरूर एक बार याद कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। अब आप कहो एक दिन में ये तैयारी नहीं होगी, इसके लिए आपको पता है लगातार पढ़ना पड़ेगा। आपकी सिविल सर्विसेज में सारे सब्जेक्ट, सब पेपर जीएस बेस पे ही होते हैं, तो वो लोग इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन सालों की मेहनत होती है। धीरे धीरे करके अगर आप भी घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे में से अगर 2 घंटे भी इस जीएस को दे दोगे पर डे, 2-3 घंटे, तो काम चल जाएगा। एक तो मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस सेट जितने निकाल सकते हो उतने निकालो, जितने भी पिछले सालों के या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो और उसको बार बार निकालते रहो, बार बार निकालते रहो, ये चीज़ें हो जाएगी। और अगर वैसे याद ना होता तो थोड़ा रफली लिख के याद करना शुरू करो। मेमोरी सब में बराबर होती है, मैं नहीं मानता, केवल उसे चलाने का तरीका होता है आईक्यू, ये एक अलग चीज होती है। अगर आप मेहनत करोगे, जब आदमी मेहनत करता है ना, आप खुद देखिए, आपने अगर किसी दिन 4 घंटे जम के पढ़ाई कर ली, 6 घंटे जम के पढ़ाई कर ली, तो आपको विश्वास होता है यार आज तुमने पढ़ाई की है। तो यही रूटीन है, जैसे खाना खाते हैं उसी तरह आपकी पढ़ाई मस्ट है। और अगर अब भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि वैकेंसीज नहीं है, तो उसके लिए वैकेंसी कभी नहीं आएगी। आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। आप ये मत देखो कितनी आ रही है, ये सोचो कि एक वैकेंसी मुझे चाहिए और मैं उस वैकेंसी को लेके रहूंगा, मेरे लिए निकलेगी। आपकी एक बार योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म भरने की उम्र होनी चाहिए, जो उसने मांगा वो आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया, तो फिर जुट जाइए और हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर पूरी करिए। 2 महीने में तैयारी नहीं होती। आप ये सोचते हो अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि 2 महीने का टाइम मिलेगा आप करोगे, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत अब भी उस दिन रात मेहनत करो। 24 घंटे हो तो 24 घंटे में आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो हम तो केवल आपसे ये कहते हैं पढ़ाई करिए, प्लीज मन लगाकर पढ़ाई करिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैंने बताया। अगला टॉपिक HDI। एक तो HDR, पहले तो ये देख लो HDR। रिपोर्ट। आप HDI एक होता है HDI, ये तो है HDR, एक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी करता है यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए और यूएनडीपी का अध्यक्ष अचीम स्टेनर। ठीक है भाई। अब एचडीआई एचडीआई का जो विचार दिया 1990 में दिया वो महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और इनके साथ एक भारत के थे जिन्होंने योगदान दिया, उसका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। और किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में इनको नोबेल मिला। तो महबूब उल हक ने एचडीआई दिया था, विचार दिया था, और उसके 3 आधार होते हैं, और अमर्त्य सेन को ही भारत रत्न भी मिला। $1999 में। क्लियर? चलिए जी, इससे आगे ये देखिए, आपके मैंने कहा एचडीआई जारी करता है, एक यूएनडीपी, एक कहीं आता है यूएनईपी। ये दोनों अलग अलग है, यूएनडीपी अलग है, यूएनईपी अलग है। दोनों में डिफरेंस कभी बाद में सोचूं कि ये मिसप्रिंट हो गया या गलत तरीके से छपा है। इसमें केवल डिफरेंस है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये पर्यावरण के लिए काम करती है, और ये आपके एचडीआई मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी में बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। इंडेक्स, और इसको बोलेंगे मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं। यहां तक आपका हो गया। अब एचडीआई के कितने आधार है, किस बेस पे एचडीआई जारी की जाती है, ये देख लीजिएगा।
कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं इसके। पहला, साक्षरता, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग की कितने हैं उस देश में। दूसरा होता है पर कैपिटा इनकम। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, किस उस देश के में रहने वाले व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम क्या है। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। यानी कहने का मतलब जीने की औसत आयु। उस देश में रहने वाले व्यक्ति कितने साल तक जीते हैं। ठीक है भाई, ये 3 आधार है एचडीआई जारी करने के, और इनके आधार पर ही होता है। अब बात आती है यूएनडीपी के द्वारा जो 2022 में जारी, किसके द्वारा? मैंने फिर पहले आपको बताया, यूएनडीपी के द्वारा। अब ये देख लीजिए यूएनडीपी का एचडीआई जारी अब 2022 में, यानी 2021 की। पहले भारत की रैंक भी बताऊंगा, पहले टॉप 5। पहले नंबर पे इस बार रहा है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे नॉर्वे। तीसरे नंबर पे आइसलैंड। चौथे नंबर पे हांगकांग। और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यह याद रखिएगा, ये 2021 की रैंक है, 2022 में जारी की गई। 2020 में भारत की 2020 में जो पहले नंबर पे था वो नॉर्वे था, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। अब भारत की पोजीशन एक 132वीं। पिछली बार कितने देशों में से? भारत की पोजीशन 132वीं रही है 191 देशों में से। पिछली बार 131वीं रैंक थी, यानी 2020 में। अब आता है भाई, ये तो भारत की पोजीशन होगी 191वीं पोजीशन। एक 191वां स्थान किस देश का रहा? दक्षिणी सूडान का। सूडान में से निकला हुआ देश। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। 191वां स्थान दक्षिण सूडान का। और अगर 190वां स्थान पूछे तो याद रखिएगा चाड, यानी मानव विकास सूचकांक में 191 देश शामिल किए गए। पहले रैंक पे रहा स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट की रैंक पर रहा 191वां देश रहा दक्षिण सूडान, और भारत की पोजीशन रही 132वीं। अब आता है भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंक।
भारत के पड़ोसी देशों की रैंक क्या क्या रही है देख लीजिएगा। 73वें नंबर पे श्रीलंका, 79वें स्थान पर आपका चाइना, 90वीं रैंक रही मालदीव की, 127वीं रैंक भूटान की, 129वीं रैंक बांग्लादेश की, 143वीं रैंक नेपाल की और 129वीं रैंक म्यांमार की। और अगर पाकिस्तान की पूछे 161वीं रैंक पाकिस्तान की और 180वीं रैंक आपके अफगानिस्तान की। तो ये कुछ रैंक है एचडीआई में, देख लीजिएगा कौन से रैंक पे कौन सा देश। भारत के पड़ोसी की भी पूछ लेगा और भारत की भी पूछ लेगा। नॉर्वे, देखिए जिस देश की जनसंख्या कम होती है उसमें साक्षरता दर भी अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है और जीवन प्रत्याशा भी, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टरी सुविधा अधिक होती है। पहले हमारे यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होती थी लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि चिकित्सा सुविधा में जितना सुधार होता रहेगा, पहले कोई भी बीमारी आती थी, जैसे इस बार कोरोना महामारी आई, बहुत लोग इंडिया में अगर सेफ्टी नहीं की होती तो काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है, जैसे दूसरे देशों में हुई है। तो ये 3 चीज़ें आधार पेपर में पूछ लेगा। इनमें से एक बार दिल्ली पुलिस में सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सी चीज़ वो शामिल नहीं होती है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखते रखते जैसे यूएनओ का 193वां देश दक्षिणी सूडान, सूडान में से निकलकर बना है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जूबा। एक है सुबा, वो फिजी की राजधानी है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। समीर वी कामत को, वी ये आपका वेंकटपति। डीआरडीओ का निवर्तमान अध्यक्ष डीआरडीओ का निवर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी को क्या बनाया गया है? वैज्ञानिक सलाहकार किसका? रक्षा मंत्री का। और आप रक्षा मंत्री जानते हो कौन? राजनाथ सिंह। अब एक क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। पहला स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन। अब डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और डीआरडीओ भारत का रक्षा विभाग ये इसके क्या काम करता है? इसके अंडर में मिसाइलों का प्रक्षेपण, डीआरडीओ के अंडर में मिसाइलों का प्रेक्षण और मिसाइल छोड़ी जाती है कलाम द्वीप से। इस कलाम द्वीप का पहले पुराना नाम व्हीलर द्वीप। ये कलाम द्वीप कहां पर? चांदीपुर, बालासोर, उड़ीसा। भारत में कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, चांदीपुर, बालासोर, उड़ीसा से छोड़ी जाती है। भारत की मिसाइल पहली मिसाइल का नाम क्या था? पृथ्वी। यह अटैक करती है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, और यह पृथ्वी का प्रक्षेपण जो हुआ था 1988 में। ठीक है भाई। अब दो क्वेश्चन आपके इसमें और बनते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सबको पता है, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। टेसी थॉमस। थॉमस। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन से धीरे धीरे आपके सब हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे, मतलब एक तो ये लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पेपर में जीएस की मैं गारंटी लेता हूँ। आपके ग्रुप डी में, इसमें आपके एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक आपके पेपर होने से पहले क्वेश्चन मैं आपके करा दूँ, मिल जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको और पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है भाई, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप वही बात फिर लाइक एंड शेयर, एक बार लाइक कर दिया ये करिए वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो एक बार देखने की कोशिश करो कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ है और कितनी मेहनत हमें करनी है। यहाँ जो मैंने तरीका बताया, कुछ तरीका आप भी ढूंढिए और पढ़िए। इस जीएस में जब तक आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे ये नहीं होगी। इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो पढ़ने की लगन अपने आप होती रहेगी और एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो
मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।